हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। यार हम मेरी 2 वीडियोस आई थी, उसके बाद मैंने बहुत टाइम हो गया मेरी वीडियोस नहीं है, तो मुझे लगा कि यार आज एक ना एक वीडियो तो डालते हूँ। तो यार मैंने सोचा क्या डालूँ, तो मैं देख रहा था कि यार अब तो एग्ज़ाम तो वैसे भी नज़दीक आ गए हैं। अब फॉर्म तो आ ही गए हैं, 20 तारीख उसकी लास्ट डेट है। मतलब आज कौन 17 या 18 हो गई, 17 हो गई है। अब 3 से 4 दिन बस बचे हैं एग्ज़ाम को फिलअप करने के लिए फॉर्म। तो यार सोच रहा था कि मैं एक वीडियो डालूं। और अभी हिंदी पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि यार हिंदी देखते हैं क्या है। तो हिंदी की मैंने सोचा कि रवि कुमार सिहाग सर जो हैं उनकी कॉपी देखते हैं, उनकी कॉपी में डिस्कस करते हैं कि कैसे लिखा। मैं नोट्स भी बना रहा था, तो मैंने कहा अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूं, आखिरी में प्रॉब्लम ना होती। इसलिए मैंने कहा कि लाओ आप चलो रवि कुमार सिहाग सर का कॉपी देखते हैं जरूर। तो जैसे कि आपके सामने एक कॉपी आ गई, मैंने खोल लिया, ओपन कर लिया इनकी कॉपी। तो यहाँ से ये इनके क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, यार ये देखो कितना राजभाषा हिंदी और देवनागरी अंक। तो इसमें उन्होंने, मतलब समझ रहे हो यार किस तरीके से उनकी, क्या बोले, किस तरीके से लिखा है। मतलब हिंदी में उन्होंने पॉलिटी डाल दी। मतलब कि राजभाषा हिंदी और देवनागरी अंक के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधे लिख दिया कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। किंतु इसके साथ यह भी उपबंध किया गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त संख्याओं का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, जैसे 1 2 3 4। हालांकि संविधान सभा में ही देवनागरी अंकों 1 2 3 आदि को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के पक्ष में आवाजें उठी हैं। इनमें सर्वप्रथम योगदान पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास आदि हिंदी प्रेमियों का था। निम्न कारणों से अंतर्राष्ट्रीय अंक अपनाए गए हैं। ये अंक संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गए हैं। विज्ञान व तकनीक विकास के स्तर पर, गणित भौतिकी विज्ञान आदि के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंकों के समर्थन में मत देना। इस प्रकार देवनागरी अंकों के अपनाने की मांग 1963-1965 में राजभाषा अधिनियम के समय उठी। भी संविधान के अंगों में स्वरूप सरकार का पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत, मतलब इनकी भाषा शैली मुझे यार बहुत अच्छी लगती है। अब इसको ये दिया है गुड ए, 10 में से इनको 6 नंबर मिल रहे हैं। तो मतलब समझ रहे हो यार किस तरीके से इन्होंने लिखा है, कितना अच्छा है आंसर है। अब से आगे ये देवनागरी लिपि के सुधारों में प्रयासों में काशी नगरी प्रचारणी सभा का योगदान। तो इसमें सीधे लिखते हैं 1893 में अपनी स्थापना के उपरांत से ही काशी नगरी प्रचारणी सभा ने हिंदी के विकास में बहुआयामी योगदान दिया है। इसकी स्थापना में श्याम सुंदर दास ठाकुर, शिव प्रसाद सिंह व पंडित रामचंद्र शर्मा का प्रमुख योगदान है। लिपि में प्रमुख योगदान 1945 में सभा द्वारा नगरीय लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। इसमें निम्न निर्णय व सुझाव दिए गए हैं। श्रीनिवास वर्ण, अब इसमें देखो इन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि का खा गा गा, देखो ऐसे जैसे का है खा फिर गा, इस तरीके से उन्होंने अब श्रीनिवास के बारे में लिखा है। फिर डॉक्टर गोरखनाथ का सुझाव भी लिखा है। अब इन्होंने देखो देवनागरी लिपि में जो डंडा होता है वो भी, मात्राएं वो भी, उनका भी इन्होंने संयोजन किया है। अब खामे में सभी व्यंजनों की खाटी पाई के में बारे में लिखा है। अब खड़ी पाई गा में अर्ध व्यंजन को दर्शाने के बारे में इन्होंने जोर दिया है। स्वभिस्वर व्यंजन, हालांकि अब नीचे इन्होंने सुझाव लिख दिया, हालांकि उपयुक्त सुझाव स्वीकार नहीं किए हुए, किंतु प्रयासों की दृष्टि से काशी नगरी प्रचारणी सभा का योगदान अंतप्रिय है। अब देवनागरी लिपि के मानकीकरण, अब ये देवनागरी लिपि के बारे में आप देख लीजिए, अब नोट्स अपने देख लीजिए, बना लीजिए किसी तरीके से। अब इसमें देवनागरी लिपि, अभी मेरे पास हिंदी के भी काफ़ी नोट्स रखे हैं जो मैंने दृष्टि से ही बाई किए हैं। हिंदी के, ऑप्शनल हिंदी में फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ का। तो वो मैं आपको जल्दी जल्दी में आपको शो करवाऊँगा, हर सारी किताबें चीज़ें। तब तक मैंने याद, ये अब जैसे भाषा और बोली में अंतर, मतलब कि ज़्यादातर लोगों से पूछोगे भाषा और बोली में अंतर, तो वो मतलब कि डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं कि भाषा क्या है बोली क्या है। लेकिन इसमें इन्होंने देखो पार्ट वाइज, एक तरफ भाषा एक तरफ बोली, उसके पहले ऊपर का क्या लिखा है। भाषा और बोली में अंतर करें तो हम पाते हैं कि यह अंतर वस्तुतः भाषा वैज्ञानिक ना होकर समाज भाषा वैज्ञानिक है। जब कोई बोली विभिन्न सामाजिक रणनीति कारणों से अपनी अन्य बोलियों से उच्च स्थान प्राप्त कर लेती तो वह भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती। उदाहरण, आधुनिक काल में विभिन्न राजनीतिक कारणों व नवजागरण के प्रभाव में खड़ी बोली का भाषा के रूप में विकास अंतर है। अब जैसे भाषा को इन्होंने एक तरफ डिवाइडेशन कर दिया है, बोली का एक तरफ कर दिया है। भाषा में जैसे मानक व परिष्कृत रूप होता है, स्थानीय व आंचलिक स्वरूप होता है, निश्चित व्याकरण होता है, आवश्यक नहीं। अब इसमें विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित लिपि होती है। देख लीजिए कि मतलब इसमें भी इनको 10 में से 6.5 नंबर मिले हैं। अब से राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर, ये एक बार शायद इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है, तो एक थे वो नहीं शायद बता पाए थे, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ नहीं बता पाए थे। अब देखो इन्होंने जैसे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में उनको दिया है। अब जैसे कि वहाँ पे आप अगर जो पूरा आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा इंटरव्यू में, तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन यहाँ पे आप
लिख सकते हो यार अपने हिसाब से, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें आप दे ही सकते हो। फिर राष्ट्रभाषा से तात्पर्य है वह भाषा जो राष्ट्र की प्रमुख भाषा होती है, जिसमें राष्ट्र के व्यवहार निभाए जाते हैं और राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति समाई होती है। उदाहरण जर्मनी जर्मन भाषा। अब हम भारत में हिंदी की भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। निश्चित व वस्तु अर्थ होना, स्त्री सभी शब्दों में अर्थ का वस्तुनिष्ठ परिभाविक निश्चित होना। अब इन्होंने देखो इसमें भी पार्टीशन करके दिखाया इन्होंने। अब इसमें सेकंड पे दूसरे का क्वेश्चन है, इसमें पार्ट वाइज होता ना। फर्स्ट में का खा गा घा, फिर सेकंड में आ गया हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश भाषा का योग। अब इस पे सिर्फ मतलब कि इस पे भाषा ही दी है पूरी ज़्यादातर, तो इसमें उनको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं वो नीचे किए देता हूँ, आप देख लीजिए अपने हिसाब से किस तरीके से। अब पल्लव की भूमिका का महत्व। हिंदी साहित्य में सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को वही स्थान प्राप्त है जो पश्चिमी स्वच्छानंद में वर्षारो की लिरिकल वेलेडस को छायावाद की घोषणा पत्र भी माना जाता है। प्रमुख महत्व इन्होंने, आप देखिए इसमें ब्लैक पेन का भी यूज़ किया है, खड़ी बोली, काला भाषा, छंदो भाषा को, अलंकारों को। प्रेमचंद की कहानी तो ये बहुत लोगों ने पढ़ी है और उसको तो पढ़नी ही होती है। अब जैसे इन्होंने उदाहरण भी दिए, बूढ़ी काकी, मेरे घर की बेटी, कफन, अलग्योझा, उपमा शैली का प्रयोग इसमें। अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब अज्ञे अज्ञेय का भी आपने पढ़ा ही होगा भाषा में। अब छायावादी कविता में अपने हिसाब से इन्होंने लिखा है। अब इसमें देखो इन्होंने अब डैश लगा करके हृदय की अनुक्रूति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त। अब इसमें कोमल बिंब, इन्होंने हर एक चीज़ दर्शाई कि कहाँ से क्या लिया गया है, कहाँ से क्या नहीं लिया गया है, हर एक चीज़। उसी तरीके से यार मैं भी इनको देख देख करके अपना तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको आई होप आपको ये बहुत वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने हिसाब से नोट बना लेना यार, और अगर जो ज़्यादा होगा तो मेरे पास हिंदी के नोट्स रखे हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।